हेलो स्टूडेंट्स, कमानी ऑल ऑफ यू। तो हम लोग का जो केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने शुरू कर रखा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके न्यूमेरिकल भी काफी सारे करा दिए मैंने आपको, तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देखिए और उस पार्ट को क्लियर कीजिए अच्छे से। और वो जितने भी पार्ट्स हैं उनको दोबारा से रिपीट करके देखिए और फिर चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। उस चैप्टर में फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है कोई भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप पूछ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस चैप्टर को अच्छे से न्यूमेरिकल वाइज क्लियर कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल उस चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। 2 नंबर का 100% श्योर न्यूमेरिकल आएगा। और आपको इतना भी बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ वो 6-7 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं से पुटअप भी होगा, ठीक है। तो उस चैप्टर की बात हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का जो चैप्टर, देखिए आपकी जो फर्स्ट बुक है मीन्स जो ऑर्गेनिक स्पेस है या फिर जो फिजिकल है, उसमें से ऑलमोस्ट हमने सॉलिड स्टेट कर लिया, सॉल्यूशन वाला चैप्टर कर लिया। सेकंड चैप्टर आपका विलियन है। थर्ड चैप्टर यही था वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा हो गया। फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कराया था। फिफ्थ चैप्टर आपका प्रश्न रसायन था जो मैंने करवा दिया, ठीक है। उसके बाद 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। 6 चैप्टर है तत्व का निष्कर्षण, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर हम लोग क्लास के अंदर करेंगे। 7 चैप्टर है पी ब्लॉक, अगर यहाँ पे शुरू कर दिया तो खत्म नहीं होगा, है ना। बहुत ही लंबा चैप्टर है, उसको सामने से रीजनिंग टाइप डिस्कशन है तो वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी। 2 चैप्टर इसलिए मैंने आपको बीच में स्पेस दे दिया, छोड़ दिया है। उसके बाद 8 चैप्टर डीएफ ब्लॉक चैप्टर वो हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 चैप्टर आपका आता है कोऑर्डिनेशन वाला, उपसंयोजक योजक यौगिक वाला, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आपकी एक बुक ऑलमोस्ट लगभग मान लो कंप्लीट सी हो गई है। ओके, 2 चैप्टर बचते हैं उसके अंदर, वो हम लोग करेंगे कंटिन्यू बट क्लास के अंदर, वीडियोस के अंदर नहीं करेंगे। ओके, अभी हम लोग ऑर्गेनिक पोर्शन शुरू करते हैं अपने जो बुक के अंदर। आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है, इसके आपके 4 चैप्टर हैं। हेलोजन डेरिवेटिव है, ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड है, ऑक्सीजन युक्त यौगिक में ऑक्सीजन जिनके पास सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन जिनके पास डबल बॉन्ड है ना। तो इसके अंदर जो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ये सारे आएंगे। और कुछ नाइट्रोजन युक्त यौगिक वाला है, तो ऑक्सीजन युक्त यौगिक फर्स्ट और ऑक्सीजन युक्त यौगिक सेकंड, ऐसे करके 2 है। फर्स्ट में जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। और फिर सेकंड डबल बॉन्ड होता है जिसके अंदर जैसे कि कीटोन हो गया और आपका एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, वो आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके 2 चैप्टर ये हो गए। एक आपका हेलोजन डेरिवेटिव 3 चैप्टर और एक आपका नाइट्रोजन युक्त यौगिक 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर आए हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कई बच्चों को बहुत समझ नहीं भी आती है, तो थोड़ा सा पेशेंस इतना रखिएगा कि एक बार जितना मैं बता दूं उसको अच्छे से सुनने की कोशिश करना। ऐसे बिल्कुल भी घाई मत करना कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ऑर्गेनिक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, मेरा स्पेशलाइजेशन है। बट जिसको जैसी जैसी जिसकी पसंद होती है, किसी को फिजिकल अच्छा लगता है, मैथ्स वालों को तो फिजिकल अच्छा लगता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक को ये मैं चैप्टर करवा देती हूँ। जैसे ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा आप लोग बता देना कि आगे के ऑर्गेनिक के कंटिन्यू रखने हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक के कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं रखने हैं तो इसके आगे जो चैप्टर है पॉलीमर वाला, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला, वो चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चैप्टर ही आपको करवा के देखती हूँ। ये चैप्टर आप अच्छे से करने की कोशिश करना कि आपको समझ आ जाए। वैसे आ जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा टिपिकल है नहीं ये चैप्टर, फिर भी ना आए कि भाई नहीं ऑर्गेनिक हम वीडियो से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बता देना, मैं और दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन ये चैप्टर पूरा करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करके बीच में नहीं रोकने वाली। ये चैप्टर आप पूरा करके देखिए, ये चैप्टर पूरा करके देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए कि क्वेश्चन आंसर पिछले लास्ट ईयर्स के मैंने आपको भेज देती हूँ मैं। तो लास्ट ईयर्स के कितने क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर फुल हो जाता है ना, चैप्टर के नोट्स फुल हो जाते हैं। उसके बाद तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। उसके बाद आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन फिर भी ऐसा है जो हमारा अटेम्प्ट नहीं हो रहा, उस पर आप मुझसे पूछिए। ओके, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी सारी हो गई बातें तो कि जो भी है, तो ये आपका बुक के अंदर 10 चैप्टर है, ठीक है। 10 का चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि जो जिनके अंदर क्या होंगे, हेलोजन्स होंगे, ठीक है। जिनके अंदर क्या, जिन यौगिकों के अंदर हेलोजन्स होंगे, हेलोजन युक्त यौगिक को वही बोला जाता है हेलोजन व्युत्पन्न।
और ये जो चैप्टर आपके आई थिंक 3 मार्क्स का ही आता है, ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है। तो ये वाला जो चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव ये 4 मार्क्स का आता है ऑर्गेनिक के अंदर। बाकी जो 3 चैप्टर हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं। ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना इसको। 4 मार्क्स का आता है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे तो देखो स्पेशली बहुत बाय हार्ट बहुत ही अच्छी लगती है ऑर्गेनिक, बट फिर भी बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेके ही आप लोग पढ़ना, ठीक है, अच्छी लगेगी एकदम से। तो हम लोग पढ़ते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो इनके जिन यौगिकों में क्या होता है, हैलोजन प्रेजेंट होता है। हैलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से ग्रुप के होते हैं? 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है इनका एटॉमिक लास्ट जो वैलेंस शेल क्या होता है? NS2Np5 यही होता है। NS2Np5 यही तो होता है हैलोजन्स का, NS2Np5 यही होता है। यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो इसको स्टेबलाइजेशन होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक। फिर इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हैलोजन जितने भी हैलोजन है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। याद रखना, एकल बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड से क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। जितने भी हैलोजन है, कोई सा भी हैलोजन ले लो, यानी कि जितने भी आपके हैलोजन को हम ग्रुप के अंदर शो करना है, हमें हैलोजन के बारे में बताना। स्पेशली कोई हैलोजन के बारे में हम नहीं बता रहे, तो हैलोजन को ग्रुप के अंदर हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इस एक्स का मतलब क्या है कि फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यही मेनली रिएक्शंस के अंदर काम में ले जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका रेडियो एक्टिव, जो कि रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हैलोजन व्युत्पन्न की। अब देखिए हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन्स। एक बार वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है, क्या क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छे से एक बार स्टार्टिंग से आप लोग समझ लोगे, उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आएगी। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये 2 पार्ट इस चैप्टर के बन रहे हैं। इसका हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन्स जो है वो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? देखो हेलो को छोड़ो, एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्केन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एकल बंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है, यही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इनका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ये तो 8, 9, 10 से शुरू हो जाते हैं आपके। एल्केन्स क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी कि कार्बन के जो भी चारों बॉन्ड है वो चारों बॉन्ड किससे बने हो? हाइड्रोजन से, दैट इज एल्केन। ये क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें जैसे कि इसका फॉर्मूला की, तो CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक हाइड्रोजन जो है, इसका एक हाइड्रोजन हम किसी भी Cl से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो हमने Cl2 गैस से इसकी रिएक्शन कराई, तो Cl2 गैस से रिएक्शन कराओगे तो इसका एक H, इसका एक Cl निकल जाएगा। या फिर आप शॉर्ट में एक बार देख लो कि इस पे मान लो Cl आपको ऐड करना है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 और एक H की जगह क्या आ गया? Cl। अब ये एल्केन तो है, लेकिन साथ में क्या लग गया? हैलोजन। अभी यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन लग सकता है, जरूरी नहीं क्लोरीन ही लगे, ब्रोमीन भी लग सकता है, आयोडीन भी लग सकता है, फ्लोरीन भी लग सकता है। तो हैलोजन प्लस एल्कीन, इन यौगिकों को क्या कहा जाता है? हेलो एल्कीन। एक साथ में इनको क्या कहा जाता है? हेलो एल्कीन, ठीक है। अब आपको पता है एल्कीन है, यानी कि सारे के सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सारे के सारे कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। यानी कि इनके इस कार्बन का अगर संकरण की बात करें तो वो क्या होगा? sp3। देखिए
आपको संकरण निकालना आता है कि इस प्रकार से अगर आपको कोई यौगिक दिया हो तो उस प्रकार से हम लोग संकरण कैसे देखते हैं। अगर हमारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा sp3। अगर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। अगर एक डबल बॉन्ड है अगर उसके अंदर तो, और बाकी मान लो दो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्डेड है तो वो उसका संकरण क्या हो जाएगा sp2। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसका संकरण हो जाएगा sp। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, कि संकरण हम लोग कैसे देखते हैं कार्बन की सीरीज के अंदर। अगर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, कार्बन की सारी वैलेंसियां सिंगल बॉन्ड से हैं, तो उस कार्बन का संकरण क्या होगा sp3। अगर मान लो डबल बॉन्ड होता तो sp2 और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp। इस प्रकार से संकरण हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हेलो एल्केन्स। एल्केन्स के नाम से क्या पता, एन देखो आप लोगों ने एल्केन्स में पढ़ा होगा। एन जब हम लोग लास्ट में कब लगाते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है। ईन कब लगाते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है। आइन कब लगाते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एन के बारे में। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कार्बन के साथ में बॉन्डेड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो और हेलोजन भी हमें पता एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, हेलो एल्केन्स। इतनी समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन जो एल्केन में या फिर आप लोग एल्केन बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बोल सकते हो, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन को हम लोग हेलोजन से विस्थापित कर देते हैं। जो भी हमारा हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो गया, हेलोजन से रिप्लेस हो गया। तो जो बना हुआ यौगिक है वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा आपका, हेलो एल्केन्स। तो हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से पहले। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स का समझ आया कि एल्केन श्रेणी के अंदर अगर वो कोई भी जो सिंगल वैलेंसी है उसकी, वो हाइड्रोजन वगैरह है, उसकी अगर वैलेंसी हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, अगर उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह हम हेलोजन ले आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मली मैं थोड़ा सा बता दूं, आगे इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ रिंग्स हो जाती है डबल, इसमें कार्बन का संकरण sp2 हो जाता है ना। तो उसमें रिंग आ जाती है और इस वजह से वहां पे अगर कोई रिंग डबल बॉन्डेड वहां पे अगर कोई यौगिक अटैच है, जैसे सपोज करो इस प्रकार से हमारा हेलोजन जुड़ गया, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो sp2 संकरण होगा इसका, तो ये हेलो एरीन्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें हेलो एल्केन्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब वजह है। तो बहुत सारे देखिए आपका जैसे मेडिसिनली भी इनका बहुत यूज होता है ना। और अगर हम बात करें दवाइयों वगैरह में बनाने में, है ना, और हॉस्पिटल्स में इनका काफी यूज है, ज्यादातर इनका मेडिसिन वगैरह में यूज है। देखो टाइफाइड हो जाता है ना, टाइफाइड हो जाता है तो उसके अंदर क्लोराम्फेनिकोल जो होता है वो कंपाउंड जो उसकी टैबलेट्स दी जाती हैं। जब भी टाइफाइड हो जाता है क्लोराम्फेनिकोल की टैबलेट दी जाती है। क्लोराम्फेनिकोल क्या होता है, एक क्लोरीन का क्या होता है, यौगिक होता है, यानी कि वो हेलो एरेंज होता है, बट उसमें हेलोजन क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ऐसे ही आप क्लोरोफॉर्म देखते हो, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि जो बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया जो करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग को पता है बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहले तो देखो क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, अब उसकी जगह दूसरे कंपाउंड का यूज करने लगे। आई थिंक डैफोथेन ऐसे कुछ करके है, मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। डैफोथेन है शायद कुछ, मैं आपको जैसे याद आता है मेरे को नाम बताती हूँ। तो अभी उसकी जगह ये इसमें फ्लोरीन का कंपाउंड हो जाता है और क्लोरीन का भी होता है। जबकि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो उसके अंदर ये जो इसका क्लोरोफॉर्म जो था, ये क्लोरोफॉर्म जो है, ये क्लोरोफॉर्म आपको बेहोश करने के लिए भी काम में आता है। तो बट ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ऐसे डालते ना, ऐसे रुमाल पे डालते हैं, लगाया और आदमी ऊपर, तो ऊपर नहीं हो जाता, बस बेहोश होता है बस थोड़ी देर के लिए। ये क्या होता है, बेहोश करने के लिए काम में आता है। तो इसको जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स में कहीं अगर एनेस्थीसिया करना हो तो वहां पे इसको काम में लेते थे। बट ये टॉक्सिक निकला क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस है,
तो ये इसलिए टॉक्सिक निकला, जहरीला, तो इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करते। अब इसकी जगह वो दूसरा जो नेफोथेन का यूज किया जाता है, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में, है ना। अब वो हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे डीडीटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीडीटी छिड़काव करते हैं ना, पीड़कनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, ऐसे। तो उनका ऐसे मतलब जितने भी खेती होती है उनके ऊपर ऐसे डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, है ना। तो ये भी क्या होता है, क्लोरीन का ही कंपाउंड होता है ना। लेकिन क्या हुआ कि इसका भी बाद में यूजेस बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि ये भी क्या हुई, हार्मफुल साबित हुई फसलों के लिए। बाद में इसके अंदर से जैसे कि सॉइल के अंदर जाती तो सॉइल पोल्यूशन को भी बढ़ा देती थी, वहां की जो सॉइल है वो खराब भी हो जाती थी। तो इसलिए डीडीटी का यूज अब बैन कर दिया गया है, उसकी जगह अदर पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर डीडीटी बहुत ही प्रचलन के अंदर था। तो इस टाइप से जैसे ये भी क्या है, एक हैलोजन डेरिवेटिव जिसका यूज में लिया जा रहा है ना। एक मैंने आपको क्लोरोफॉर्म बता दिया। एक जैसे कि मान लो हम लोग बोल सकते हैं क्लोरमफेनिकोल, जो क्लोरीन का होता है, जिसका उपयोग टाइफाइड जो उपचार है उसके अंदर किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर एक जो इनकी क्लोरीन हैलोजन डेरिवेटिव की एक गैस जो निर्मित हुई थी, जो की थी फास्जीन, जिसका फॉर्मूला होता है CuCl2। बहुत ही बार ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फास्जीन गैस। आगे इसका पूरा प्रिपरेशन है। देखो ये तो मैं जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ, आगे पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फास्जीन जो है इसका कैसे प्रिपरेशन होता है, किस प्रकार से ये बनती है, तो ये बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो ये भी हैलोजन डेरिवेटिव ही होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है। और इसका जो निर्माण था वो हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिस वजह से बहुत सारे वहां के यौगिक नहीं, वहां के लोग क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। उनके आंखों से मतलब रोशनी चली गई थी, तो वो बहुत ही क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, तो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। और ये मान लो बहुत % लोग क्या हो गए थे, इस फास्जीन गैस की चपेट में आ गए थे। तो ये भी इसका बहुत ही साइड इफेक्ट रहा है। तो ये कुछ गैसेस जो कुछ इनमें से कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही साइड इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो जो टैबलेट्स वगैरह के अंदर भी होती है, उनके अंदर भी काफी साइड इफेक्ट होते हैं, नींद आने लगती है और बेहोशी सी, चक्कर से, ये सब आने लगते हैं, ठीक है। तो दवाइयों से तो दूर ही रहा करो, है ना। अब देखिए ये हमारा पार्ट हुआ कि हमें हेलो एल्केन्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। बहुत सारे यूजेस भी हैं इसके, है ना, और बहुत सारे जगह इनको काम में भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने की जरूरत पड़ी। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का। तो देखिए हेलो एल्केन्स का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन उसका बेस क्या रखते हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जो सबसे पहला हम लोग आधार रखते हैं वो क्या रखते हैं, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। है ना, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया, मोनो हेलो एल्केन, तो मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होगा आपका हैलोजन। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ये तो नाम सबको समझ आता है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि जिसके पास एक सिंगल क्या हो, हैलोजन हो, सिंगल क्या हो, हैलोजन, यानी हैलोजन परमाणु एक ही हो, ठीक है। जैसे कि मान लो CH3Cl है, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, एक ही तो क्लोरीन है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन्स का। मोनो हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर हम हेलो एल्केन के सूत्र की बात करें, देखिए आपको सूत्र मैंने एल्केन का बता दिया। एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2,
अगर मैं यहीं पे बात करूं कि यहाँ पे हेलो एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन की जगह वहां पे क्या आ गया था, क्लोरीन, ठीक है, या फिर जो भी हेलोजन है तो इसका क्या हो जाएगा CnH2n+1 और प्लस में X, ठीक है ना, यानी कि X को और जोड़ देना है, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मोनो हेलो एल्केन में क्या होगा, सिंगल एक ही हेलोजन परमाणु होगा, यहाँ पे हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, एक, तो वो मोनो हेलो एल्केन, उसका एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद होता है आपका डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में हेलोजन जो परमाणु है, हेलोजन जो आपके एटम है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2, नाम से पता चल रहा है ना, यानी हेलोजन परमाणु की संख्या अगर 2 हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन, तो इसका हो जाएगा CH2Cl2, है ना, CH2Cl2 किसका हो जाएगा, डाई हेलोजन यौगिक का हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है पॉली हेलो एल्केन, तो पॉली हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या जो है वो 2 से ज्यादा होगी, तो हेलोजन जो परमाणु की संख्या होगी वो क्या होगी, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना, कोई सी भी हो सकती है, तो जैसे कि CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सारे हेलोजन ही है। ऐसे ही आपका जो अभी था CHCl3, बताइए किसका फॉर्मूला है, अभी बताया था क्लोरोफॉर्म का, तो CHCl3 भी किसके अंदर आ जाएगी, पॉली हेलो एल्केन के अंदर। ट्राई भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसी बात नहीं है, ट्राई भी लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को, और पॉली के अंदर भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 से अधिक है यानी 2 है तो हम उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। अगर 2 से अधिक है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये वाले एग्जाम्पल्स क्या आते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इनके जो आपके हेलो एल्केन्स है उनके जुड़े हुए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो नेक्स्ट हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो CX1 की प्रकृति के आधार पर भी देख सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आया, मैंने आपको क्या बताया, पॉली के अंदर आप लोग जो है वो ट्राई को ले सकते हो, टेट्रा को ले सकते हो, आप लोग अलग अलग भी नाम लिख सकते हो और आप लोग एक साथ भी नाम लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पॉली नाम आ गया तो वो गलत नहीं होगा, ट्राई टेट्रा दोनों किसके अंदर आएंगे, पॉली के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं CX1 की प्रकृति के आधार पर। CX बॉन्ड की प्रकृति कैसे, कि मान लो इस CX बॉन्ड का नेचर कैसे है, यानी कि ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का प्रकृति कैसी है, तो वो आपको मैंने अभी बताया कि 2 प्रकार का हो सकता है। या तो मान लो जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, है ना, या फिर वो किससे जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ऐसे ही तो हो सकता है, दोनों नेचर हो सकते हैं। तो इस टाइप से कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, कि या तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, जो CX बॉन्ड है जिसमें कार्बन है वो कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये किसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3, और इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2, है ना। तो CX कार्बन की प्रकृति अलग अलग हो गई ना दोनों जगह, तो एक आप लोग लिख सकते हो sp3 यौगिक, है ना, और दूसरा आप लोग इसको किसके अंदर बांट सकते हो, sp2 यौगिक। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, sp3 वाला, कि फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, sp3 वाला। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो देखिए sp3, इसका मतलब आपको एक चीज तो क्लियर हुई है कि ये जो कार्बन है ये सारे के सारे कितने कौन से बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है।
ये चीज तो आपको अच्छे से क्लियर है कि sp3 है, इसका मतलब कार्बन सारे के सारे बॉन्ड कैसे बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ओके, इतनी चीज तो क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग इनमें क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरे होते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीसरे होते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब ध्यान से सुनना, देखिए क्या होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में वो वाले यौगिक हैं जिनके अंदर जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो अदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसी स्ट्रक्चर अगर हमारी है तो वो हमारा हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। अच्छा, इसका सूत्र पूरा करो अगर आप, तो आपको पता है इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, 3। इसकी वैलेंसी पूरी, इसके ऊपर कितने लगाने की जरूरत है, 2। तो अगर मान लो इसका आप लोग दिखाओ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2X। ये किसके अंदर आ जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो आपके यौगिक है, जिस हैलोजन है, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो अदर एक कार्बन के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अदर कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, 1। तो वो हमारा कहलाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड। अब हम बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड की, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसके अंदर आप लोग क्या बोलोगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर कितने कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, 2। वो अदर कितने कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, 2। तो आप लोग पहले ऐसे बना लोगे। अब इसको पूरा करो, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 3, अब इसकी 1 2 3 वैलेंसी होगी, इसके ऊपर 1 H आ जाएगा। तो ये वाला जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यानी कि जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है आपका, वो 2 अदर कंपाउंड्स के साथ में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 अदर कार्बन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, द्वितीयक के अंदर, है ना। तो इसको आप लोग ऐसे सही से कैसे लिख सकते हो, CH3 CH CH3 और X, ये लिखोगे। अब मैं बात करूं तृतीयक एल्किल हैलाइड की, तो इसको क्या लिखोगे आप, 3 डिग्री। तो इसके अंदर जो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अन्य 3 कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे, CH3 और CH3। अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, एक पे तो आपको हैलोजन को जोड़ना ही है, नहीं तो हेलो एल्केन ही नहीं बनेगा। एक पे हैलोजन जोड़ने के बाद 3 ही साइड बचती है उसकी। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम प्राथमिक, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो द्वितीयक, और तीनों ही कार्बन से ही जुड़े हुए हैं तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये आपका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे था, sp3 युक्त यौगिकों का, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इस कार्बन का नेचर कैसा है। अगर इसका नेचर कैसा है, अगर ये एक ही के साथ जुड़ा हुआ तो प्राथमिक, 2 के साथ जुड़ा हो तो द्वितीयक, और 3 के साथ जुड़ा हो तो तृतीयक। फिर इसके अंदर 2 और आते हैं, ठीक है, एक आपका एलिलिक होता है, एक आपका बेंजाइलिक होता है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं उसको कंटिन्यू। लेकिन आपको फिर से आपको एक बात बता दे रही हूँ, आज तो बहुत थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिससे बच्चों को काफी डर सा रहता है। तो आपको बिल्कुल भी डर वर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से, ये मान लो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि पूरी बुक का इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो उस आधार पे ही आपको इंटरेस्टिंग से ही पढ़ना है, पूरा इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को पढ़ना है आपको। जितनी भी आज चीजें बताई गई हैं उनको आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल वीडियो को बहुत ही शांति से दिमाग से एक बार, वीडियो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिर्फ वीडियो अच्छे से देखिए। नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, तो उससे तो आप लिख ही लोगे, है ना। तो अच्छे से इनको सबको अच्छे से देखिए, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग ये देखना कि मैं ऑर्गेनिक ही स्टार्ट कराऊं या फिर कुछ और दूसरा चैप्टर।
बट एक बार इसको अच्छे से समझने की जरूर कोशिश करना। ओके, तो अच्छे से पढ़िए और नोट्स